सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब वो सारी चीज जो कि एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जिसके वजह से डिमांड या तो बढ़ता है या तो कम होता है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग डिटर्मिनेंट्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के नाम लिख दे रहा हूं और एक एक करके हम उसको जानेंगे कि वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे फ्लक्चुएट कराता है। ठीक है, सबसे पहला हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं डिमांड्स को अफेक्ट करने वाले। ठीक है, सबसे पहला हम यहां पे जानेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज है। ठीक है, अगेन मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं और जब मैं डिक्टेट करता रहूंगा आप उसको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, राइट। और मैं यहां पे शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूं और ये आपको एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करने में काम आएगा। तो फटाफट इसको कवर अप कर लेते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट करता है उस कमोडिटी के डिमांड को, कैसे ये देखते हैं। तो यहां पे एक सिंपल चीज कहा गया है कि अगर प्राइस राइज हो रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस जितना भी है उससे अगर वो बढ़ रहा है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन डिमांड पे कैसा होगा, उस चीज का डिमांड कम होगा। सो इफ देयर विल बी अ राइज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट विल डिक्रीज। क्लियर है। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, इसी का वाइस वर्सा इसका दूसरा है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। सिंपल, क्योंकि कंज्यूमर लोग क्या चाहते हैं, हम कंज्यूमर लोग ये चाहते हैं कि हमें बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सामान मिले बट कम से कम प्राइस में। क्लियर है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया हमारा पहला डिटर्मिनेंट। अब हम आते हैं इसके दूसरे डिटर्मिनेंट पे। दूसरे डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स क्या है आपको बता देंगे और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले आप एक चीज जानिए, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या। तो इसमें आपके दो सब कैटेगरी है, रिलेटेड गुड्स के ही दो सब कैटेगरी। क्या है रिलेटेड गुड्स के दो सब कैटेगरी, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं एक टाइप के गुड्स होते हैं, वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स या सब्स्टिट्यूशन कमोडिटीज भी आप कह सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कमोडिटीज या सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होता है, ये वो दो प्रकार के गुड्स होते हैं जो कि सिमिलर इन नेचर होते हैं बट ये दोनों मार्केट में कंपटीशन के तौर पे आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप इसको समझ लीजिएगा, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि यहां पे है पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी और कोका कोला, ये दो एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब अभी एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहता है तो वो या तो पेप्सी को भी कंज्यूम कर सकता है या तो कोका कोला भी कंज्यूम कर सकता है। बट हम दोनों कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मान के दिया जाता है कि हमें अपना जो डिमांड है वो एक ही, मतलब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा करना है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड मनी है, हम सारे प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते। तो या तो हम एक्स वाला खरीदेंगे जो कि पेप्सी, या तो हम वाई खरीदेंगे कोला। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को कंपटीशन के तौर पे देखा जाता है और ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक नहीं मिला तो दूसरा सही, दूसरा नहीं मिला तो पहला सही। इसके जितने भी और सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं हम क्या कर सकते हैं, अगर पहला कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है जो सिमिलर नेचर के हैं हम दूसरा ले लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए नूडल्स, हमें नूडल्स खाना पसंद है, राइट। तो नूडल्स में हमारा कितने कितने वेराइटीज के हैं, तो हम मैगी ले लेंगे या फिर टॉप रेमन ले लेंगे या yippee ले लेंगे। तो इस टाइप के गुड्स को कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स। क्लियर है। अब इसके रिलेशन कैसे फ्लक्चुएट करेंगे मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर यहां पे ध्यान से समझना, अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर पेप्सी और कोका कोला मार्केट में सब्स्टिट्यूशन गुड्स के तौर पे काम करते हैं और पेप्सी का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो देखना कोका कोला का डिमांड अफेक्ट करेगा। तो क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड। ओके, तो क्वांटिटी डिमांड इस चीज का क्या होगा, लॉजिकली समझना। जब पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जब पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इस बेसिस के हिसाब से पेप्सी को ज्यादा खरीदने लोग नहीं जाएंगे। तो जब ज्यादा लोग खरीदने पेप्सी को नहीं जाएंगे तो हम कहां शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड द अदर प्रोडक्ट। हमारा कौन सा लॉयल्टी दिखाना इन प्रोडक्ट्स को, हमें तो अपना डिजायर पूरा करना है, चाहे वो डिजायर पेप्सी से पूरा हो या कोक से पूरा हो, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम लोग जब देखेंगे कि पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो हम उसको खरीदेंगे नहीं तो पेप्सी का क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। अब पेप्सी का क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा पर अपना डिजायर तो अनफुलफिल रहा, तो हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स कोला, तो यहां पे हमारा डिमांड बढ़ जाएगा।
देख रहे रिलेशन कैसा हो रहा है कि अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि हमारा डिजायर अनफुलफिल रहा, क्योंकि हम ज्यादा पैसा देके तो बेवकूफ तो है नहीं है, हम ज्यादा पैसा देके अपना डिमांड पूरा कराएंगे, तो हम क्या करेंगे? दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसका टोटल उल्टा क्या है? अगर इसका प्राइस कम रहा तो इसका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। कैसे ये अफेक्ट कर रहा है मैंने आपको बताया, समझ में आ गया बहुत इजी तरीके से, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं रिलेटेड गुड्स का एक और पार्ट। रिलेटेड गुड्स का एक और कैटेगरी, एक और सब कैटेगरी उसका रहता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होता है जो एक के बगैर दूसरा अधूरा है। मतलब एक अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम दूसरा वाला भी यूज करेंगे ही करेंगे, नहीं करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो आप यहां पे समझना, जैसे कि यहां पे मैं मान लीजिए प्रोडक्ट ए और ये वाला है प्रोडक्ट बी। अब ये दोनों अधूरे कैसे हैं? यहीं पे ले लेते हैं, हमारे क्लास में एग्जांपल है, जैसे ये है व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो ये वाला हम ले लेते हैं, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पे व्हाइट बोर्ड। अब व्हाइट बोर्ड के साथ मुझे उस पे लिखना भी है, मैं इस पे पेन से नहीं लिख सकता हूं, मैं इसे पेंसिल से नहीं लिख सकता हूं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मुझे मार्कर चाहिए ही चाहिए, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे मार्कर, ठीक है। तो अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुए सर? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से हुए कि अगर एक चीज हम खरीद रहे हैं तो हमें दूसरा भी खरीदना पड़ेगा। सो मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एक के साथ दूसरा भी खरीदना पड़ता है। और क्या क्या एग्जांपल है? बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। बाइक और हेलमेट, अगर बाइक चला रहे तभी हेलमेट खरीदेंगे, वरना कार के अंदर कौन हेलमेट पहन के घूम रहा है, राइट? तो उसी तरीके से आपको समझ में आया कि एक प्रोडक्ट दूसरे के साथ, जैसे यहां पे आया मान लीजिए मोबाइल, अगर मोबाइल है एक तो मोबाइल के एसेसरीज है दूसरा। आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा तो मोबाइल बैक कवर फ्लिप कवर लगा के क्या ही करोगे, हेडफोन और वो सब लेके क्या ही करोगे। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट जरूरत पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर इनमें से एक का प्राइस बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, तो मान लेते हैं कि अगर व्हाइट बोर्ड का प्राइस यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा ही प्राइस बढ़ गया इसका, तो अब क्या होगा? व्हाइट बोर्ड खरीदना कम हो जाएगा। जब व्हाइट बोर्ड खरीदना कम हो जाएगा तो मार्कर को हम खरीद के क्या ही करेंगे भाई? तो इसका मतलब ये दोनों का रिलेशन कैसा है, समझ में आ रहा है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी कम होगा। जब व्हाइट बोर्ड का डिमांड कम होगा, व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली मार्कर का भी डिमांड कम ही हो जाएगा। इसी को हम कार और पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं, कार या डीजल के साथ भी ले सकते हैं। अगर कार के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, कार हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल लेके क्या ही करेंगे अगर हम उसको यूज नहीं कर पाए। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे हम दो डिटर्मिनेंट्स को कैसे कवर अप किए। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आई होप आपको यहां तक मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कीजिए या फिर ग्रुप में डालिए, मैंने डिटेल्स पिन कर दिया है हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और इसको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। ये सारे इजी कॉन्सेप्ट है, राइट? सो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना समझ में आ गया। इसी चीज को देखो, समझना एक चीज, ये शॉर्ट में बताया गया है, इसी चीज को आपको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना और इसी को ही लिखना है। प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या लिखोगे? मैंने देखो आपको सिर्फ मैंने इतना एरिया में करके बताया है, यही आपको जानना है और यही आपको बस सिर्फ कन्वर्ट करके लिख देना है। तो आप हेडिंग डालोगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसी को दिमाग में रखोगे, इसी को साइड पे कहीं पे लिख दोगे और इसी को इंग्लिश में लिख देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको लिखना है तो आप डिक्टेट कर दे रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए। यहां पे लिखेंगे व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी देन द डिमांड और क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस इन द मार्केट. On the other hand, if there is a fall in price of a particular commodity, then the demand of that commodity will increase in the market. क्लियर है? सिमिलरली यहां पे हम इसका लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स का, if the price of one good increased, then its substitute goods demand rises or increases. On the other hand, when it comes to complementary goods के टर्म में क्या लिखेंगे? If the price of a certain goods increases, then the quantity demand of it related good, जो कि complementary goods है, it's also decreases.
तीसरा हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स होता है, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम रिलेटेड अफेक्ट करता है डिमांड को। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि गुड्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे गुड्स होते हैं नॉर्मल गुड्स, जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। सेकंड में होता है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जो कि चीप सामान या सस्ता सामान होता है, जो हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा क्वालिटी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो ये इंफीरियर गुड्स आता है। तीसरा कैटेगरी का होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी मतलब इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, नेसेसिटी मतलब जरूरत का चीज। अब ये तीनों चीज अफेक्ट करता है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। इनके डिमांड फ्लक्चुएट होते हैं कब? इनकम के द्वारा। तो अब एक चीज आप ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं यहाँ पे। तो अब ये चीज ये कह रहा है कि हमारा डिटर्मिनेंट्स कि जब भी इनकम हमारा राइज होता है, जब हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो हमारा नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होता है? हमारा नॉर्मल गुड्स का भी डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि मान लो हम लोग का इनकम बढ़ा, पहले कोई आदमी कमा था 50,000, अब उसने कमाया 70,000, 80,000, 1 लाख कमाया, तो नॉर्मल गुड्स जो वो व्यवहार कर रहा था वो उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा खरीदने लगेगा। उसी हिसाब से जब सेकेंड कैटेगरी में भी जब इनकम बढ़ता है तो सेकेंड कैटेगरी के गुड्स के डिमांड क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स के, इसके डिमांड कम जाते हैं। अरे कम कैसे जाते हैं? ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए आपके पास, मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूं सनग्लासेस का, ओके, सनग्लासेस, छोटा सा एग्जांपल। अभी जैसे मान लेते हैं सनग्लासेस सस्ता में 150 रुपया वाला भी मिलता है और दूसरा वाला में कॉस्टली वाला भी मिलता है, 3-4 हज़ार वाला भी मिलता है और उससे भी ज़्यादा रेट वाला मिलता है। हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा रेट है, बट बाकी लोग के लिए तो ये भी इंफीरियर गुड्स ही होगा। बट स्टिल मतलब कि 150 रुपया वाला भी मिलता है, 3,000 वाला भी मिलता है, 5,000 वाला भी चश्मा मिल रहा है। जब आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और आपका इनकम बहुत कम है, तो आप ये वाला यूज़ करोगे क्योंकि अपने को जो डिज़ायर है वो तो पूरा करना ही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका इनकम मान लो बढ़ गया और आप ज़्यादा कॉस्टली वाला सामान अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो जब अफोर्ड कर पा रहे हैं तो इस तरीके के सामान को आप क्यों यूज़ करेंगे? तो जब यूज़ नहीं करेंगे तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा इनकम बढ़ता है। तो देखो दोनों का रिलेशन उल्टा है। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा था, मगर इंफीरियर गुड्स के रिलेटेड में जब हमारा इनकम बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। क्यों कम होता है? मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जो चॉइस होता है वो शिफ्ट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है क्वालिटी, राइट। उसी हिसाब से इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, अप एरो मतलब इनकम इंक्रीज होना, अगर इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी जितने भी हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि सॉल्ट। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा चीज है जो सस्ता भी है पर नहीं होने से काम चलेगा भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का ये बोलता है कि जब इनकम बढ़ रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। बट ध्यान से समझना, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? इंफीरियर गुड्स का डिमांड जब पूरा ही कम हो गया, नॉर्मल गुड्स का डिमांड पूरा ही बढ़ गया, तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी नॉर्मल गुड्स की तरह रिएक्ट करता है, ये मत समझना। क्यों? क्योंकि इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी बढ़ता तो है बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक इंफीरियर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी वाले जो गुड्स हैं वो बढ़ेंगे एक लिमिट तक, उसके बाद में और डिमांड नहीं होता है। सिंपल समझना ना, आपका सैलरी अगर 20,000 से 30,000 या 50,000 से 1 लाख हो गया तो आप क्या नमक डबल खाना चालू कर देंगे? जो ऑयल होता है वो क्या डबल खाना चालू कर देंगे? नहीं हो सकता ना वैसा। तो इसीलिए इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी में हमारा एक हद तक क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद में स्टैग्नेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो डिटरमिनेंट्स में हमने कितना कवर किया? हमने 1, 2, 3 टॉपिक कवर कर दिया, बचा और 7, अभी हम वो 7 भी करते हैं। अभी नेक्स्ट वाला कैटेगरी में बढ़ते हैं। तो हमारा 3 डिटरमिनेंट्स हो गया कंप्लीट। अब है चौथा क्या है? कंज्यूमर रिलेटेड ही चौथा डिटरमिनेंट्स है, जिसको हम कहेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस,
मतलब कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जब भी कभी भी बीच में बदलता रहता है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स का डिमांड भी इंक्रीज होता रहता है, राइट। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अभी अभी रिसेंटली आप देखोगे कि इंडिया में के पॉप कल्चर और कोरियन ड्रामा और कोरियन पॉप कल्चर ज़्यादा बूम में है, ज़्यादा राइस में है, बहुत सालों से है। तो इसी चीज़ की वजह से वहाँ के कल्चर कॉपी हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसके भी डिमांड्स बढ़ रहे हैं और ये लेटेस्ट टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है हमारे अभी जेनजी में और अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे एक हम प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं जो है ओवरसाइज टी शर्ट, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर इसका ट्रेंड अभी बढ़ता जा रहा है। इसका ट्रेंड अभी बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के चेंज हो रहे हैं, कल को और चेंज होंगे तो और डिमांड बढ़ेगा, डिमांड फ्लक्चुएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे? एक्सपेक्टेशन। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिखना एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। मतलब कि भविष्य में कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा उसके बेसिस में अभी प्रेजेंट में उसका डिमांड बढ़ता है या कमता है। एक एग्जांपल के साथ हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने लिख दिया है, मान लो ये है प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी लिख दिया ये है फ्यूचर, ओके। ये दो कैटेगरी मैंने लिख दिया है, ध्यान से इसको समझना। अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी जिसका नाम है बी। अब ये कमोडिटी जो है, मतलब कि आप बी क्या, आप मान लीजिए गोल्ड ही लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गोल्ड ही एक ऐसा ज़्यादा कमोडिटी रहता है जिसके फ्यूचर प्राइसेस के आशंका बहुत ज़्यादा रहता है और उसके हिसाब से खरीदना और बाय करना होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फ्यूचर में, अगर ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिला कि फ्यूचर में उसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, फ्यूचर में मान लीजिए ऐसा एक चीज़ है जो कि अभी पता चला कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में अभी क्या होगा? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो सबसे पहले हम क्या करें? अभी खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में हमें महंगा पड़ेगा। तो प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में उस चीज का क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, हमें कम पैसा पड़ेगा, तो प्रेजेंट में उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें पता चला कि फ्यूचर में उस कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है, ध्यान से समझना, फ्यूचर में आने वाला महीना, आने वाला साल में कम होगा, तो हम बोलेंगे कि अभी खरीद के क्या करेंगे? अभी खरीदेंगे नहीं, हम बाद में खरीदेंगे, लेट्स वेट फॉर नाउ। तो अभी जब हम नहीं खरीदते हैं तो उसका डिमांड कम होता है। क्लियर है? सिंपल है, एकदम इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। If we expect that there would be a rise in price or rise in price of a certain commodity in the future, then the quantity demand of that commodity in the present will increase. On the other hand, if we found out or if we get the information that the price of a particular commodity will fall when in future, then what will we do in present? Then the quantity demand of that commodity in the present will decrease. क्यों? ताकि हम अभी बाय नहीं करेंगे। फ्यूचर में कम होगा तो फ्यूचर में खरीद लेंगे, अभी प्राइस नहीं कमा है तो अभी हम नहीं खरीदेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। आगे यहां पे नेक्स्ट कैटेगरी का होता है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, ध्यान से समझना। अभी क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी सिंपल है, कंज्यूमर लोगों को उधारी मिलने का फैसिलिटी, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब उनको मिल रहा है, अगर प्रेजेंटली कंज्यूमर लोग क्रेडिट ले पा रहे हैं, तो प्रेजेंटली अगर ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। हम क्वांटिटी डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, सिंपल है। अगर ये वाला चीज अवेलेबल नहीं है, मतलब हमें लोन वगैरह या कहीं किसी भी तरीके से हमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो हाथ में जब पैसा ही नहीं होगा तो हम डिमांड कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो डिमांड फॉल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट, अब ये वाला देखो, हम लोग कितना पॉइंट पहुंच चुके? पहले 3 किए थे, 4 5 6,
तो पहला वाला हम लोग क्या किए, प्राइस जाने, किसका प्राइस जाने, हम कमोडिटी का। सेकंड में क्या जाने, प्राइस जाने, किसका प्राइस जाने, रिलेटेड गुड्स का। तीसरा में हम क्या जाने, तीसरा में जाने हम इनकम, इनकम किसका, कंज्यूमर का। फिर अभी देखो, अभी कंज्यूमर रिलेटेड ही पॉइंट आ रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ एंड में बताऊंगा। कंज्यूमर रिलेटेड ही सेकंड आया, नेक्स्ट पॉइंट आया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसका, कंज्यूमर का। नेक्स्ट में आया एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशन कैसा है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, कैसा होगा, उस हिसाब से यहाँ पे आया। नेक्स्ट वाला में आप यहाँ पे देख लो क्रेडिट फैसिलिटी, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए ज्यादातर ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, आगे यहां पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या है, जैसे यहां पे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। अब ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट सिंपल होता है, जिसको हम बचपन में नहीं कहते हैं कॉपी कैट। अब कॉपी कैट क्या है, इसका मतलब मान लो आपके पड़ोसी में, पड़ोसी ने कोई एक पर्टिकुलर चीज को ले आया और आपको होने लगा जलन, अब आप भी बोलोगे अपने घर में कि पापा मुझे भी दिला दो। क्यों, क्योंकि हमारा ये इंसानी फितरत होता है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट मतलब हम कॉपी करें। तो अगर सामने वाला ने एक प्रोडक्ट लाया हम भी उसको लाएंगे, क्यों, फॉर मल्टीपल रीजन। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी राइजेस, व्हाई, जस्ट बिकॉज द डिमांड और द प्रोडक्ट इज परचेस्ड एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब उन कंज्यूमर लोग परचेज किए जो हमसे रिलेटेड है, और हमारे में फितरत है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट इसको करेंगे फॉर मल्टीपल रीजन, फॉर सोसाइटल रीजन। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 8, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट पे डिस्ट लिख दिया, आप पूरा लिखना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड अभी कैसे क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करता है, ध्यान से समझना। इसमें दो ही चीज हो सकता है, दो चीज क्या हो सकता है कि अगर इनकम किसी भी जगह में, किसी देश का बात करते हैं, अगर वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होने का मतलब, उसका मतलब यहां है कि वहां पे रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अपना इंडिया का एग्जांपल ले लो, इतना सारा वेल्थ जो है इंडिया का टोटल मतलब बहुत गिने चुने लोग ही 1% ऑफ पॉपुलेशन पूरा एंटायर नेशन का वेल्थ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहां पे क्या है, यहां पे रिच और रिचर होता जा रहा है, पुअर और पुअरर होता जा रहा है। तो इस कैटेगरी में कहेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है बट अनइक्वल है, बराबर नहीं है। इस केस में उस जगह में जहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, वहां पे एक पर्टिकुलर चीज का डिमांड इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, कौन सी, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होंगे, फटाक से ऊपर बढ़ जाएंगे। क्लियर है, सिंपल है। इसलिए यहां पे देखना गरीब लोग को यहां पे खाने को नहीं मिलता है, इंडिया का देश में बात करें जहां पे इंडिया में गरीबों को खाने को नहीं मिलता है, वहां पे उसी देश में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर कुछ अमीर लोग रहते हैं, वो लग्जरी ब्रांड्स पे ब्रांड्स, सामान पे सामान, चीजों पे चीज खरीदते जाते हैं। क्लियर है। यहां पे ऐसा क्यों हो पाता है, लग्जरी गुड्स का डिमांड ज्यादा क्यों बढ़ता है इस देशों में, क्योंकि यहां पे इनकम अनइक्वली बटा हुआ है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा चीज, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब जहां पे रिच और पुअर के बीच में इतना गैप नहीं होगा। देखो जब गैप ही नहीं होगा तो रिच और पुअर क्या ही कहलाएंगे, सब तो बराबर कहलाएंगे, राइट। कौन रिच होगा कौन पुअर होगा, सब बराबर कहलाएंगे। और ऐसे जगह में हम लग्जरी गुड्स को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो हम यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स जो होगा उनका डिमांड्स बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। देखो इसको सिंपल समझने का ना मतलब एक तरीका है, एकदम नॉर्मली मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। सपोज समझो दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। दो सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, दो केस में आपको यहां पे बता रहा हूं। दो सिनेरियो क्या है, एक सिनेरियो में दोनों के बीच में अनइक्वल पैसा बटा, दोनों के बीच में अनइक्वल पैसा बटा। अगर 9 रुपया बटा ए को और 1 रुपीज बटा बी को, अनइक्वल है, इसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास कम पैसा है। अब सामान लेना है, एक पर्टिकुलर सामान का दाम है, मान लो उसका कॉस्ट है
8 रुपीज, लग्जरी गुड्स ज़्यादा ही आ रहा है, तो अब इस 8 रुपीज को ये बी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। क्यों अफोर्ड नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था इकोनॉमी में, वो किसी भी कारण के वर्ष ये दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये ए ही अफोर्ड कर पाएगा। समझ में आ रहा है? और ज्यादातर कुछ किसी भी चीज का सामान इतना ज्यादा प्राइस है, मतलब वो लग्जरी गुड्स है। अगर दूसरा केस यहां पे देखा जाए, मान लो दोनों में बराबर पैसा रहता और फिर इसका दाम 8 रहता, तो अब बताओ कौन अफोर्ड कर पाता? कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। तो जब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो किस केस में हो रहा है? जब यहाँ के दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो इन एन कंट्री वेयर देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, the demand of luxury goods will always shoot up or rises. Example, India. Luxury goods, car, Rolex or costly watches and whatnot. On the other hand, if a country experiences or they have a situation where the income distribution is equal income distribution है, it means rich और poor के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, गैप है बट ज्यादा गैप नहीं है, उस जगह में लग्जरी गुड्स की डिमांड्स कहीं नहीं आएंगे, बिकॉज कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे नॉर्मल गुड्स के डिमांड्स बढ़ेंगे। चलो फटाफट इसको मिटा देते हैं ताकि आगे बढ़ेंगे। देखो मजा कर करके एंजॉय कर करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, थोड़ा आप भी लिखना, आप भी मेहनत करना, तो आपको भी मतलब अच्छा लगेगा थोड़ा पढ़ने में। अगर नहीं करोगे वो सब और सिर्फ सुनोगे और बिल्कुल नहीं लिखोगे और लिख लिख के प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 में यहाँ पे एक और एक डिटरमिनेंट्स लाता है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ये है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका मतलब सरकार का जो पॉलिसी होता है उससे भी फर्क पड़ता है कि एक प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे, मैं आपको फटाफट बता दूं। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी के तौर पे वो टैक्सेशन करता है, सरकार टैक्स लेता है हम आम आदमियों से, किस लिए? ताकि सड़क वड़क बना सके, हमारे लिए खर्चा वगैरह कर सके, स्कूल बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हाट नॉट। तो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट डिसाइड किया कि मैं अभी ज्यादा टैक्स लूंगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो ध्यान से समझना, टैक्स अगर ज्यादा होगा तो उसको बनाने का खर्चा भी ज्यादा आएगा। बनाने का खर्चा मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस में होगा मतलब इंक्रीज करेगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपको पता है इसका प्राइसेस पे क्या असर करेगा, प्राइस इसका राइज करेगा। और हम तो अभी तक पढ़ के इसको जान ही चुके हैं, जब किसी भी चीज का प्राइस राइज होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड कम होता है, तो टैक्स बढ़ता है, ये है उसका जर्नी, और फाइनली डिमांड कम हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का उसी तरीके से एक और हेल्प दिया जाता है लोगों को, अपने सिटीजन को, किस तौर पे? सब्सिडी के तौर पे। तो सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी बेसिकली ये होता है कि सरकार खर्चा करता है अपने लोगों के प्रति अलग अलग तरीकों से। सरकार उस प्रोडक्ट को, उस सामान को, उस चीज को बनाने के लिए अपने पॉकेट से थोड़ा पैसा देता है। अगर मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपया लग रहा है, तो सरकार का वो पॉलिसी है, वो बोलेगा कि हम इस प्रोडक्ट को आप बनाओ, बेहतरीन तरीके से बनाओ, ताकि हम विदेश में इसको बेचेंगे और उसको बनाने का आधा खर्चा मेरा। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर लोगों को हेल्प मिलता है, क्या करने के लिए? सामान को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो जब भी कोई भी सब्सिडी बढ़ता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ध्यान से समझना, तो क्या होगा? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वहां पे उसके प्राइस पे भी इफेक्ट करेंगे। प्राइस क्या होगा? प्राइस नीचे आ जाएगा, और जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड शूट करेगा और बढ़ेगा। क्लियर है? सिंपल है, इजी है। तो ये है टैक्स और सब्सिडी का बात। रहा 10th एंड लास्ट हमारा डिटरमिनेंट्स, जो हम तब से पढ़ रहे हैं। क्या है लास्ट वाला? देखते हैं, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन का लिखने का मतलब क्या है और ये कैसे अफेक्ट करेगा डिमांड को? जैसे कि अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत ही ज्यादा है, एग्जाम्पल इंडिया, इतना मेहनत किए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि अब हम बाकी किसी में टॉप नंबर 1 हो कि ना हो, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए। चीन पीछे था, हमने चीन से ज्यादा मेहनत किया और हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया। तो हमारा पॉपुलेशन जब साइज में जब बढ़ा हुआ है, जब हमारा इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल सा बात है ना, कोई भी प्रोडक्ट दे दो, हम भूखे दानव जैसा उसको चर ही जाएंगे।
इसीलिए अभी एक चीज देखना, हम बाकी टॉपिक पढ़ेंगे, इसको को रिलेट करके पढ़ना कि इंडिया का अभी जो इंटरनेशनल में जो ताकत है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज लोग इंडिया को के साथ अच्छा रिलेशन रखे हैं, किस चीज की वजह से? इसी चीज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर तो कम है, यहाँ पे भुक्कड़ लोग ज्यादा बैठे हैं, तो हमारा पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, तो तुम हमें कुछ भी दे दो ना, हम खा पी के उसको साफ कर देंगे। तो इंडिया एक अच्छा मार्केट माना जाता है। इंडिया एक अच्छा मार्केट क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन देखो कितना ही ज्यादा है, तो पॉपुलेशन हमारा जितना ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड हम उसका ज्यादा ही करेंगे। क्यों? बेसिक खपत हम कर देंगे उसको, ठीक है। उसी हिसाब से इसका टोटल उल्टा क्या है? अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत ही कम है तो उन लोग के पास आप जो भी सामान दे दो, उन लोग कहाँ ही इतना खपत कर पाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांड कम ही होगा। तो देखो, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है क्वांटिटी डिमांड से। अब रहा वो ट्रिक का बात। अब ये 10 तो चीज है, यहां छोटा सा चीज मैं बना दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मार लेना, लिखना, इसी को याद करना। इसके याद करने के मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, इसके बेसिस पे 10 चीज याद हो जाएंगे। नहीं याद होगा तो बताना, और इसको मैं ग्रुप वगैरह में भी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, आप वहां से भी उठा के ले लेना। तो सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे देखते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, जहाँ पे हम इसका कोड को लिख लेंगे, और लिखने के बाद हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। लिखो PCR 244 CR आई टेक, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको मिटा देते हैं, अपना एरिया से बाहर आ गया। आई टेक स्लैश ये वाला एक कैटेगरी, इसको याद कर लेना। अब ये क्या है? अब ये है कि ये 10 चीज को याद करने का तरीका। सबसे पहले आप याद करना PCR 244, फिर इसका अलग कैटेगरी क्या? CR आई टेक DIGP, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी है, DIGP ये एक है। ओके, मैं इसको ऐसे सबसेक्शन बांट दे रहा हूं, तो 3 कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है? P से हमारा होगा प्राइस। प्राइस में कितना देखो, P कनेक्टेड है 2 से, तो इसका मतलब प्राइस रिलेटेड 2 पॉइंट से हमारे। C का मतलब होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिलेटेड है 4, मतलब कंज्यूमर रिलेटेड 4। R से कनेक्टेड है 4, R का मतलब यहां पे है रैंडम। अभी रैंडम इसलिए लिख ली क्योंकि इसमें कोई मैं कनेक्शन ढूंढ नहीं पाया। तो अब ये चीज को जानेंगे, तो दो को याद करने का ट्रिक क्या है? ये पहला CR, तो प्राइस रिलेटेड जो 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट के छोटे एक्रोनिम्स क्या है? C से क्या होगा? C से होगा कमोडिटी, क्लियर है? C से हो गया हमारा कमोडिटी, फिर बचा R से हो गया हमारा रिलेटेड गुड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको पता है हम क्या लिखें। तो देखो CR भी हो गया। नेक्स्ट कंज्यूमर रिलेटेड 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट मतलब हम आएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। 4 पॉइंट को याद करने का ट्रिक क्या है? आई टेक मतलब आई से इनकम। आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, बाकी इजी। फिर आई टेक, टी से है टेस्ट, याद है हमने लिखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। फिर ई से होता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, और सी से हमारा यहां पे होता है क्रेडिट फैसिलिटी, कि कितना हमारा क्रेडिट हमें मिल रहा है। तो देखो सेकंड ग्रुप भी हो गया। फिर नेक्स्ट में रहा रैंडम में 4 है, तो 4 में इसका नाम याद करना है। डी से था हम लोग का, डी से था एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, डी हो गया। फिर आई से हम लोग का था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हमने कवर कर रखा है। जी से था गवर्नमेंट पॉलिसी, और लास्ट में था पी से था पॉपुलेशन। हमारा हो गया डिटरमिनेंट्स कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी को ही रिवाइज करना और इसी तरीके से आप कंप्लीट कर जाओगे। ये मैंने खुद ही बनाया है, और खुद बनाने का मतलब ये होता है कि हम एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन को कैसे छोटा सा एक आइडिया में कन्वर्ट करके इसको दिमाग में याद रखेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, देखना ये पूरा चैप्टर जितना भी टाइम लग रहा है सिर्फ आपका 1 पेज में रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम टाइम में सारा का सारा गधा जैसा सब चीज पढ़ना नहीं होता है, हमको नोट्स को कंसोलिडेट करना है, नोट्स को कंसोलिडेट करके मिनिमाइज करना है। The size of the notes will get smaller and smaller। आप बार बार देखना IAS लोगों का या बाकी लोगों का, जो लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हैं उन लोग का चीज में देखना, जितना बड़ा चीज को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओगे वो टाइम बाय टाइम छोटा छोटा होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा चैप्टर आप 1 पेज में पढ़ के जाओगे, और देखना आप तब याद करोगे कि ठीक बोल रहा था ये आदमी, राइट हुआ।